नमस्कार, सीरीज से आवाज़ पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर दबाव करीब 75 अंकों तक का देखने को मिला है। निफ्टी बैंक ज़्यादा प्रेशर में आपको नजर आएगा, करीब 350 पॉइंट तक का नुकसान इस समय स्क्रीन पर। और पिछले आधे घंटे में ही दरअसल वो बिकवाली का सिलसिला बढ़ने लगा है। मिड कैप्स हालांकि अब भी कंट्रोल में 40-50 पॉइंट तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। इस इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको अब फिलहाल तो पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन गौर करिएगा ये बैंकिंग काउंटर्स ही हैं जो इस समय मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं और वो आपको कंट्रीब्यूशंस में दिखाई देगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, इन्होंने ही भार ढाला है और साथ ही रिलायंस, भारती एयरटेल भी नेगेटिव साइड पर बैठे हैं। आज ITC, टाटा मोटर्स, TCS और कोल इंडिया फिलहाल थोड़े से फॉर्म में दिख रहे हैं। TCS वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि आज शाम को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी और उससे पहले मार्केट हल्की सी बढ़त पर कारोबार कर रहा है इस स्टॉक में। चलिए हमारे जानकार इस बीच क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरह के ट्रेड्स पर इनकी नजरें रहेंगी, किन स्टॉक्स पर ये फोकस आज करने वाले हैं, इस सब का जायजा लिया जाएगा। लेकिन पहले आपके सामने हमारे जानकारों के रिटर्न्स अब तक के, और ये है सिलसिला। रूपक लीड कर रहे हैं, नियरली 7% तक के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में। फिर 4.5% की कमाई जतिन गेडिया कर रहे हैं और ओशो कृष्णा ने करीब आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। पहले तो मार्केट को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये हफ्ता फिर से कंसोलिडेशन वाला हफ्ता साबित होता हुआ दिखाई दिया है। ऊपरी लेवल से मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली। जतिन, क्या लग रहा है और फिसल सकता है? हम 24,400 को छूने के बाद हम फिर से ये 200 पॉइंट नीचे के दायरे में फंस गए हैं। देखिए, अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो 2400 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दिया था 9 जुलाई को, लेकिन फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिला और उसके बाद वो फिर से 24,100 24,400 की रेंज में आके फिसल गया। तो हमें लगता है जब तक ये 24,000 24,100 का क्रूशियल सपोर्ट जोन नीचे की तरफ नहीं टूटता है, हमें लगता है कि इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन बिटवीन द रेंज ही देखने मिल सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहा था कि एक स्टॉक पिकर्स मार्केट हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स में एक शायद रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखने मिले, लेकिन सेक्टर रोटेशन के चलते, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के चलते हमें एक स्टॉक पिकिंग के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि ऊपरी लेवल से इंडेक्स थोड़ा सा हाथ खड़े कर रहा है। ओशो, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ओवरऑल मार्केट में देखें तो जैसा बताया अभी कि मेजर थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड ये प्रेशर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के वजह से आया, बिकॉज इसका जो 52,000 का क्रूशियल जोन था उसके नीचे स्लिप होते हुए जा रहा है, तो इसके वजह से ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रही है। बट निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में अभी भी 24,200 के आसपास पहला सपोर्ट है। यहां तक अगर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा सेकेंड हाफ में थोड़ा मे बी कंसोलिडेशन या मॉडेस्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अगेन अगर हम लॉन्ग शॉट देखें, कल FIIs ने थोड़े से पोजीशंस हल्के किए थे, लॉन्ग अनवाइंड किए थे। आज वीकली एक्सपायरी है तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज भी थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। सो मार्केट थोड़ा साइडवेज से करेक्टिव फेज में ही एंटर करते हुए नजर आ रहा है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच रहेगी क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव है और नेगेटिविटी इंक्रीज होगा 24,000 टू 30 पे। वैसे बैंक निफ्टी तो ब्रेकडाउन दे दिया 52,000 के नीचे, इवन 51,800 का जो सपोर्ट था उसके नीचे वो भी टूट गया। 51,800 की जो सस्टेन करेगा तो मेरे ख्याल से बैंकिंग की तरफ से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा और निफ्टी भी थोड़ा गेन्स और ज्यादा खोएगा। तो बैंक्स अगर और पिटेंगे तो निफ्टी को भी ड्रैग करेंगे, तो वहां पर ही सतर्क रहना है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले आपके लिए स्क्रीन पर आएगा टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स। तो 2 स्टॉक्स हैं, एक SBI लाइफ जो जतिन ने जोड़ा था, 2% के रिटर्न्स वहां पर बने, और रूपक डे का इंडिगो पेंट्स जो करीब 5% तक के गेन्स देकर गया है। जतिन का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन्होंने सिप्ला की पोजीशन को अभी भी होल्ड किया है। टेक महिंद्रा से इन्होंने एग्जिट किया आज सुबह में 1453 के आसपास, और SBI लाइफ में प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने 1557 पर। जतिन, आज का नया ट्रेड? देखिए, आज का ट्रेड अगर जो देखने जाएंगे तो ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में से चेन्नई पेट्रो में एक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। थोड़ी हाई बीटा नेम्स के साथ जाना चाहूंगा।
तो चेन्नई पेट्रो में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1005 का और टारगेट रहेंगे 1125 के। 2025 के टारगेट के लिए एक मौका नहीं, 1032 तो आ ही गया। ये बाई साइड का ट्रेड है ना? यस, बाई साइड का ट्रेड है। 1125 सॉरी वो 100 रुपए मैं खा गई। 1125, मैंने 1025 सुना, वही, और वो 1032 के आसपास है। 1125 के आसपास का टारगेट चेन्नई पेट्रो में और 1005 के आसपास 1005 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चेन्नई पेट्रो मोमेंटम में है, इस पर तेजी की राय बन रही है। ठीक है, अब आते हैं चलिए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने भी अपने ज़्यादातर ट्रेड्स निपटा लिए हैं। पीएफसी इन्होंने बुक किया 565 के लेवल्स पर। पिडिलाइट एग्जिट किया है 3140 के लेवल्स पर आज, और कल इंडिगो पेंट्स में अच्छा जो मुनाफा बना था वो कल के कल ही लॉक किया और बुक किया 1505 पर वो प्रॉफिट। रूपक, एकदम फ्रेश स्टार्ट है, आज बताइए नया ट्रेड कौन सा है? मेरा नया ट्रेड रहेगा इंडिया सीमेंट में। स्टॉक ने फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो अभी फिलहाल स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में, जो स्टॉक को 345 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 294 में। 294 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा और 345 का टारगेट इंडिया सीमेंट पर। ये फिलहाल एक पर्सपेक्टिव आता हुआ बाय साइड का ये ट्रेड है। फेयर इनफ। चलिए अब ओशो का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और ओशो ने अपने पोर्टफोलियो में दरअसल 2 ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ है। एक ऑफ कोर्स लेमन ट्री है, दूसरा है पतंजलि फूड्स, और आज सुबह में इन्होंने एग्जिट किया 40 to 45 पर AI इंजीनियरिंग वाला ट्रेड। बताइए ओशो नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप? सी अभी मार्केट में थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है मेरा। सो अभी फार्मा सेक्टर से, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड काउंटर में बाई का रिकमेंडेशन है। काउंटर जिसमें मुझे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है इज इप्का लैब्स। इप्का लैब्स में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है काउंटर। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इप्का लैब्स में आने वाले दिन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से इप्का लैब का जो इमीडिएट टारगेट है वो 1270 का है, एंड लोअर लेवल्स पे 1190 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। तो इप्का लैब्स को बाई करें 1190 के स्टॉप लॉस से 1270 के टारगेट्स। 1270 का टारगेट रहेगा और 1190 का स्टॉप लॉस इप्का लैब्स पर। ये बाय साइड का ट्रेड। जतिन, वैसे आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ है आइडेंटिफाइड? जी हाँ, मैं और एक ट्रेड जोड़ना चाहूंगा। जो ट्रेड होगा वो CDSL पे होगा। तो CDSL में हमने देखा हुआ है कि पिछले 4 दिनों के हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि एक जो शार्प रन अप आया था उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था, फिर से एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है। तो CDSL में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का और टारगेट रहेंगे 2550 के। 2550 के टारगेट के लिए CDSL पर एक बाय साइड का ट्रेड इस समय बन रहा है। 2350 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रूपक, आप इंतजार करना चाहेंगे या फिर अब जोड़ेंगे? जी, मेरे पास ट्रेड है एक। जैसे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है, तो GRAC मेरा एक स्टॉक रहेगा और नेक्स्ट स्टॉक। तो स्टॉक में पिछले 3 दिनों का जो डाउनवर्ड्स एक छोटा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया आज का दिन, जो स्टॉक को अभी लेके जा सकता है 2900 तक। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2490 पे। 2490 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 2900 तक ये जाएगा। गार्डन रीच शिपयार्ड, वैसे भी इन सारे स्टॉक्स में एक बड़ी खबर बन रही है, उस पर आएंगे। लक्ष्मण के हाथ दरअसल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दी है, तो फिर उस पर आगे हम जोड़ेंगे। ये बजट से रिलेटेड होगा और उसके बाद हमने देखा है वैसे भी गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी में हैं। तो 2 ट्रेड्स इस समय आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से। ओशो का पोर्टफोलियो फुल है, तो सिर्फ एक नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है। चलिए अब बात करेंगे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, और एक स्टॉक जो दरअसल आज कर रहा है आउट परफॉर्म, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सोना BLW, काफी दिनों बाद दरअसल ये स्टॉक रेडार पर आया है और आज लगभग 7% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। अब क्या ट्रिगर है आज की इस तेजी के पीछे? यतिन हमारे साथ है सारे डिटेल्स के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, बर्नस्टीन की एक नई रिपोर्ट आई है सोना BLW यानी सोना कॉमस्टार पे, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं
इसको लेके ये ब्रोकरेज बहुत बुलिश है। इनफैक्ट बर्नस्टीन को लगता है कि जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 8 गुना है करंट रेवेन्यूज से, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है अर्निंग्स की, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि लगभग 30% से ज़्यादा इनका जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाता है, तो वो भी एक बड़ा लीवर है ग्रोथ के लिए आगे जाके। कहीं ना कहीं अगर हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करें, जो नई प्रोडक्शन और नई कैपेसिटी इनकी आ रही है उसके कारण अच्छी ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 45% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेवेन्यू जाते हुए नज़र पड़ेंगे FY 26 तक। और मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो करंट 30% है उससे 45% तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंट्रीब्यूशन का जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी और FY 26 तक ये टारगेट पूरे होते हुए नज़र पड़ेंगे। स्टॉक वैसे 40 रुपए ही दूर है, आपको लग रहा है बर्नस्टीन इसको रिविजिट करेगा? लेकिन वैल्यूएशन वाइज ऑलरेडी एक्सपेंसिव है सोना, और कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस की माने तो ग्रोथ है लेकिन वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। और जब से ये कंपनी का IPO लिस्टिंग हुई तभी से कंपनी अच्छा कर रही है। रिसेंटली MSCI के अंदर एडिशन भी हुआ था, उसके कारण भी काफ़ी अच्छे फ्लो आते हुए दिखाई दिए थे स्टॉक। इंटरेस्टिंग मूविंग पार्ट्स यहाँ पर यतन बताते हुए सोना BLW EV स्पेस पर अगर आपने बेट करना है तो ऑटो एंसिलरीज को भी रेडार पर रखिएगा। वही बर्नस्टीन कह रहा है कि जिस तरह की ऑर्डर बुक है, जिस तरह की पोजिशनिंग कंपनी ने अपनी रखी है रिसेंट पास्ट में, अब वो स्टॉक 780 तक जा सकता है, लेकिन 740 आज के आज ही उस रिपोर्ट पर स्टॉक भाग चुका है। इनफैक्ट 1 महीने का चार्ट दिखाइए और 3 महीने का चार्ट दिखाइए। बर्नस्टीन मेंशन करता है कि हाल ही की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो रिवर्स होती हुई दिखाई देगी। 1 महीने में 13% ऊपर, लेकिन 3 और 6 महीनों में आप देखेंगे धीरे धीरे करके 40 की बढ़ती हुई दिखाई दी है और आज वो बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। ये फिलहाल बात हुई सोना BLW की। चलिए ब्रेक ले, उससे पहले फटाफट से TCS की भी बात कर लेते हैं क्योंकि TCS भी रेडार पर रहेगा। TCS के आज दरअसल आने वाले हैं नतीजे और उससे पहले स्टॉक जो है करीब करीब 0.5% ऊपर है। आज हम इनफैक्ट नंबर्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे और उसमें उल्लेख होगा कि आगे की डिमांड एनवायरनमेंट FY 25 के लिए स्थिति FY 24 की तुलना में कितनी बेहतर है। 23 और 22 का जो साल था वो अच्छा था, उसके कितने करीब कंपनी जाती हुई दिखाई देगी। तो पहले आपके सामने रखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और ये CNBC TV 18 का पोल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर आप डॉलर रेवेन्यू में आप देखिएगा फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 1.3% के आसपास तक का यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर में हमने फाइनली 1% के ऊपर इनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जाती देखी, उस दायरे में शायद ये आंकड़ा फिर दिखाई दे सकता है। अब आएंगे मार्जिन्स पर और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर पर। तो यहां पर आप गौर करिएगा, प्रॉफिट थोड़ा सा ट्रिम हो सकता है करीब 4% तक का, लेकिन मार्जिन्स जो इन्होंने एग्जिट किया 26% पर पिछले क्वार्टर में, ये फिर से दबाव में आएंगे। 24.5% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी दिखा सकती है। मार्जिन्स पर इस क्वार्टर में दबाव क्यों आएगा? क्योंकि कंपनी ने दरअसल एक वेज हाइक दी है, तो उसका कुछ दरअसल एडजस्टमेंट होगा। उसका करीब करीब 150 बेसिस पॉइंट 1.5% तक का एडजस्टमेंट मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना यही होगा कि किन किन चीजों पर कंपनी फोकस करेगी। तो इससे पहले का जो ग्राफिक प्लेट है वो अब लेकर आते हैं। कंपनी आपको बताएगी कि किस तरह की डील विंस हैं। पिछली डील विंस अच्छी खासी थी, कंपनी की टोटल TCV $13 बिलियन के ऊपर निकली। इस बारी शायद उसको मैच ना कर पाए। कामकाज के ज्यादा दिन हैं तो उसका कुछ फायदा मिलेगा, क्रॉस करेंसी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और BSNL डील जिसका कुछ हल्का रिफ्लेक्शन पिछले क्वार्टर में था वो Q1 में भी दिखाई दे सकता है। ये वो चीजें हैं जो दरअसल कंपनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेंगी। डील्स में बढ़त में ध्यान रखिएगा, कोई बिग विंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ बर्गन बैंक और साथ ही जेरोक्स के साथ इन्होंने अपना करार किया और कुछ लोगों के साथ अपने जो करार हैं वो एक्सटेंड किए हैं। अब कंपनी कमेंट्री किस बात पर करेगी? कंपनी कमेंट्री इस बात पर करेगी कि फ्रेशर हायरिंग कितनी हो रही है। फ्रेशर हायरिंग एक इंडिकेशन देती है कि आगे की डिमांड के लिहाज से क्या ट्रेंड है और कितना काम मिल रहा है। साथ ही साथ अगर डील विंस आ रही हैं वो किस ब्रैकेट में आती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और ऑफ कोर्स गौर करने वाली बात यह भी होगी
कि मार्जिन्स इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स थोड़े से नरम है, लेकिन क्या आगे डिस्क्रिशनरी खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कंपनी के लिए डिमांड एनवायरनमेंट और बेहतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में डिस्क्रिशनरी स्पेंड शायद वापस लौट रहा है। ध्यान रखिएगा, बड़ी डील्स कितनी कंपनी क्लॉक करती हुई दिखाई देगी उस पर ऑफ कोर्स फोकस रहेगा। और जब हम फ्रेशर हायरिंग की बात करते हैं वो कैंपस हायरिंग में भी जुड़कर आता है। अब तक कंपनी ने जो एक क्लियरली मेंशन किया है हर साल 40,000, क्या उस नंबर में बदलाव आता है या नहीं, उस पर बाजार ध्यान देता हुआ दिखाई देगा। तो ये है टीसीएस और उसके नंबर से पहले स्टॉक करीब 0.44% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इनफैक्ट स्टॉक ऊपरी लेवल से अब और हल्का होता हुआ। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो पोर्टफोलियो में ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे और लक्ष्मण रॉय को भी जोड़ेंगे आज की बड़ी बजट खबर पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए उसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये शिपिंग सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। बजट में दरअसल इस क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान संभव हैं और ये एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण रॉय हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और हरित नौका स्कीम की घोषणा दरअसल इस बजट में होती दिखाई देगी। लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं? अच्छा, बाय द वे ये सारे शिपिंग स्टॉक्स आपने सुबह में एक खबर दी और तभी से आसमान चूम रहे हैं। जी, दरअसल मुझे जो अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में जिन जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक शिपिंग सेक्टर है। वैसे तो शिपिंग सेक्टर के लिए कई सारे प्रस्ताव हैं जिसको शिपिंग मंत्रालय ने तैयार किया है, लेकिन बजट में कम से कम 2 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है, या फिर कहें कि इसका ऐलान बजट में हो सकता है। सबसे पहला शिपिंग सेक्टर के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF का ऐलान हो सकता है। इसमें करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन हो सकता है। इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का मकसद ये होगा कि जो कंपनियां शिप बनाना चाहती हैं उनको लंबे समय के लिए सस्ती ब्याज दर पर आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जा सके। और इस MDF के पीछे 2 वजह है। पहली वजह यह है कि भारत चाहता है कि शिपिंग सेक्टर में, शिप बनाने के सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए। अभी दुनिया भर में जितने शिप चलते हैं उसमें भारत का योगदान मुश्किल से 2% होता है। इसको बढ़ाना मकसद है, लेकिन शिप बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें लंबे समय के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, इसलिए आमतौर पर फाइनेंस मिलने में दिक्कत होती है। तो MDF इस मकसद को पूरा करेगा। और दूसरा एक जो बड़ा ऐलान हो सकता है वो है हरित नौका स्कीम का। हरित नौका स्कीम के तहत नदियों में जो जहाज चलेंगे वो प्रदूषण मुक्त रहें, हाइड्रोजन से चलें, ये मकसद है। और इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी हाइड्रोजन वाले शिप बनाने के लिए। इसके लिए एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, इसने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले ही ऐसे कुछ शिप बनाए हैं, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाएगा, ये इसका मकसद होगा। तो बजट में शायद इन दोनों स्कीम का ऐलान होता हुआ अब देखेंगे। तो ये इनफैक्ट बड़े ऐलान आते हुए दिखाई देंगे और कोची शिपयार्ड पहले से इस पर काम करे तो वो स्टॉक वैसे भी रेडार पर और सेंटिमेंटली बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। ये है फिलहाल आपके लिए वो ताज़ा खबर और जो बजट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर हर रोज लेकर आ रहे हैं। चलिए अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर और कौन कौन से जानकारों ने क्या ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। इन्होंने दरअसल 2 नए ट्रेड्स दिए। एक CDSL 2550 का टारगेट है, 2350 स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रो भी 1125 का टारगेट और 1005 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। सिप्ला को कैरी किया है तेजी की तरफ। सिप्ला फ्लैट है लेकिन चेन्नई पेट्रो इनके लिए 0.8% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। CDSL हल्का सा नरम पड़ता हुआ इनके जोड़ने के बाद। वैसे स्टॉक है आज तेजी में। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर ओशो का आ रहा है। ओशो ने आज सिर्फ एक ही ट्रेड दिया है नया। इप्का लैब्स 1270 टारगेट, 1190 स्टॉप लॉस। पतंजलि फूड कैरी किया 1765 का टारगेट, 1610 स्टॉप लॉस है और लेमन ट्री 158 के लिए ट्रेड कैरी किया है। लेमन ट्री 0.39% के रिटर्न्स दे रहा है। पतंजलि अब करने लगा है ड्रैग और इप्का भी करीब आधे % तक का योगदान दे रहा है। रूपक जो लीडिंग पोजीशन में है उन्होंने 2 ट्रेड्स दिए हैं। एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 2800 का टारगेट, 2490 का स्टॉप लॉस और इंडिया सीमेंट 345 का टारगेट है, 294 का
इनका स्टॉप लॉस है। इंडिया सीमेंट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है और गार्डन रीच 0.22% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन कौन कहां पहुंच रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। तो रूपक का रिटर्न अब 7.14% पर है, जतिन 3.66% पर है और ओशो करीब 0.35% के रिटर्न्स पर है। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ओशो को शायद वो पतंजलि फूड वाला ट्रेड रिविजिट करना होगा आगे। डिसीजन ऑफ कोर्स उन्हीं का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए समय निकालने के लिए। जो भी बदलाव आएंगे उसका एक अपडेट 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम लेंगे ज़रूर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।